चलो देखो, कल हमने बिल्कुल बेसिक बातें की थी। अच्छा, कोई डाउट हो तो आप इमीडिएट बताना, ठीक है ना। और 2 असाइनमेंट आप दिए थे। हाँ तो चलो, 2 असाइनमेंट दिए थे कल। अच्छा शशांक, मैंने तुम्हें भी वो नोट्स भेजे थे, उसको तुमने एक बार देख लिया कि नहीं देख लिया? हेलो शशांक। चलो ठीक है, शशांक ज्वाइन करना जल्दी। हाँ, क्या असाइनमेंट दिया था बताओ। और एक तो दिए थे कि चार्ज की सीजीएस यूनिट निकालनी है, दूसरा दिया हाँ कि ठीक कोई भी ठीक ठीक। हाँ चलो। इलेक्ट्रॉन क्यों हाँ ट्रांसफर होते हैं प्रोटॉन के लिए। हाँ चलो, 2 और चीजें उसमें थी। से एक ही आया मेरे को, हाँ, कौन सा ये यूनिट वाला बात समझ में आई कि नहीं आई? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अच्छा चलो यूनिट ठीक है। वाली तो नहीं आई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ठीक वाली है, आई। वो सिंपल सी बात है, वो याद करने वाली चीज है। ठीक है ना, याद रख लेना, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ठीक है। देखो, जैसे सीजीएस यूनिट क्या है? हाँ, देखो इधर, कल हमने देखा कि सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट क्या है तुम्हारी? ई एस यू। और एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट थी कूलॉम। कूलॉम। तो जो इनके बीच रिलेशन होता है, ठीक है ना, रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन ई एस यू एंड कूलॉम। अच्छा, कूलॉम को देखो शॉर्ट में से सी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या रिलेशन है कि 1 ESU इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलॉम। ये याद होना चाहिए। कई बार आपको क्वेश्चन ईएसयू में दे सकता है, कूलॉम में पूछेगा, या कूलॉम में दे करके ईएसयू में पूछ लेगा। बोलो ठीक है क्या? तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक। अच्छा, ये तो पहला असाइनमेंट दिया था मैंने। दूसरा मैंने क्या दिया था, क्या बोला था तुमने? सर कि किसी भी मतलब कि नेगेटिव चार्ज क्यों ट्रांसफर होते हैं पॉजिटिव के, मतलब इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर होते हैं प्रोटॉन के लिए, हाँ तो ठीक उसका है। आंसर मिल गया। अच्छा, मिल गया है। हाँ। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, लग रहा है ये शशांक ज्वाइन नहीं किया। हेलो शशांक। शशांक, आपको आवाज आ रही है? हेलो शशांक। चलो, लगता है उसका कुछ नेटवर्क इशू है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला तुम्हें समझ में आ गया था कि नहीं आ गया था? सिंपल सी बात है, यस देखो सर, आ गया। हाँ देखो, सिंपल सी बात है, जैसे ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और इसके न्यूट्रॉन। हाँ, और इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर होता है, ठीक है ना। क्योंकि न्यूक्लियस, ये आगे न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो देखोगे, ये न्यूक्लियस तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक अ न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो जब तक न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होगा, उसके अंदर से प्रोटॉन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। बट कंपैरेटिवली,
it is easy to take out an electron from atom। और इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, मेनी मेथड्स हैं इसके। ठीक है ना, जैसे फ्रिक्शन जो कि कल हमने पढ़ा था, इंडक्शन इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था, और एमिशन होता है, एक एमिशन होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोनिक एमिशन, एंड मेनी मोर, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। तो जो हमने कल कंघी वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि कंघी बालों में रगड़ो तो ऐसा कुछ होता है, तो वो यही फ्रिक्शन वाला एग्जाम्पल था। और एक इंडक्शन का भी एग्जाम्पल हमने देखा जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। तो खैर ये सारा का सारा तो रहा कल के असाइनमेंट की बात जो हमने आपको ऐसे प्रैक्टिस के लिए दिया था। अच्छा, कल जो नोट्स भेजा था मैंने, उसको कॉपी पे लिखा या नहीं लिखा अभी? सर 15 पेजेस तक अभी लिखे, मतलब जो उसमें थे पीडीएफ 15 पेज, अभी उसके आगे लिखना है। अच्छा हाँ, तो उसको लिखते रहो, ठीक है ना, और उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उन सबको भी कॉपी में लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। फिर एक्स्ट्रा अब जैसे जैसे कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स मैं अपनी तरफ से देता जाऊंगा। और जो न्यूमेरिकल मैं क्लास में कराऊंगा अभी वो भी कॉपी में लिख लेना, और जो मैं एज अ होमवर्क न्यूमेरिकल दूंगा उन्हें भी करना, ठीक है ना, थोड़ा मेहनत करनी है, ठीक है ना। चलो अब आज हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की। सर लेकिन वो जो दूसरा असाइनमेंट था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला, उसमें तो कुछ और बताया था क्या केमिस्ट्री में। क्या बताया? केमिस्ट्री में बताया था कि जो प्रोटॉन रहते हैं वो न्यूक्लियस से ज्यादा फोर्स से मतलब अट्रैक्टेड रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो थोड़े कम फोर्स से अट्रैक्टेड रहते हैं, तो हाँ इसलिए वो तो जल्दी जंप करते हैं। हाँ हाँ, देखो सेम चीज वर्डिंग मैंने भी वही की। देखो मैंने केवल तुम्हें इतना फिलहाल बता दिया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक अ न्यूक्लियस। भाई जो तुमने बोला वही मैंने बोला कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ब्रेक करना बहुत टफ है। और उसके पीछे रीजन वही जो तुमने कहा कि जो प्रोटॉन है, ठीक है ना, वो न्यूक्लियर फोर्सेस, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण एक दूसरे से बहुत ज्यादा बाइंड रहते हैं, इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसीलिए प्रोटॉन बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, जो ये न्यूक्लियस ब्रेक वगैरह करना है। एक तो पढ़ेंगे थोड़ा बहुत एटॉमिक फिजिक्स में, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक फिजिक्स, आगे है स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम से, और दूसरा न्यूक्लियर फिजिक्स, इसीलिए यहाँ बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। तो जब ये दोनों चैप्टर हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स, तो वहां पे और तुम्हें क्लैरिटी आएगी कि कैसे बाहर आ सकता है, कैसे नहीं आ सकता है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये सारी चीजें डिटेल में वहां देखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये यहाँ के लिए इतना ही स्कोप था तुम्हें ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है आसानी से, और प्रोटॉन ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं होगा, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलो अब आगे और देखते हैं। हेलो शशांक, जी सर। आवाज आ रही है ना, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, चलो खैर। तो अब हम बात कर रहे थे कूलॉम्स लॉ की, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखें। कूलॉम एक क्या थे, साइंटिस्ट थे, और इन्होंने अपना एक लॉ दिया। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है लॉ, एक होता है लॉ, और दूसरा होता है थ्योरम। मैं पहले ही बता दूं, तो जो लॉ होता है, ठीक है ना, वो प्रैक्टिकल करके देखा जाता है, ठीक है ना, इसका कोई प्रूफ नहीं होता, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाता है लॉ को, ठीक है ना। और जो थ्योरम होता है उसका मैथमेटिकल प्रूफ होता है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ होता है, क्लियर है ना। तो ध्यान से देखो, ये कूलॉम्स लॉ है, यानी कि कूलॉम साहब ने इसे प्रैक्टिकल करके पता किया कि भाई ऐसा होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ ऐसा ही कहीं अगर हम थ्योरम पढ़ेंगे
तो उसका अपना कुछ ना कुछ मैथमेटिकल प्रूफ होगा। तो फिलहाल हम कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे। तो कूलॉम साहब ने क्या देखा, साइंटिस्ट थे, देखो उन्होंने कहा कि अगर एक पॉइंट चार्ज हम ले लें, देखो कल मैंने जो नोट्स दिया था उसमें पॉइंट चार्ज के बारे में दिया होगा, ठीक है ना, कि जो साइज होता है ये बहुत ही स्मॉल। तो देखो ये पॉइंट चार्ज, मैंने भले इसको इतना बड़ा बनाया है, लेकिन अगर आप इमेजिन करना चाहो पॉइंट चार्ज को, तो समझ सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन इतना छोटा, एक पॉइंट चार्ज, और ऐसे ही एक दूसरा पॉइंट चार्ज। मान लो इस पॉइंट चार्ज पे जो चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड है Q1। इस पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, Q2। हमने ऐसी कोई बात नहीं की है कि Q1 Q2 पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। हम लिख भी दे रहे हैं कि Q1 एंड Q2 आर मैग्नीट्यूड। तो Q1 Q2 क्या हो गए, मैग्नीट्यूड हो गए। बोलो ठीक। अब ध्यान से देखो, या तुम्हारे आसानी के लिए इसको मैं ऐसे कर, ये वाला साइन समझते हो क्या जो मैंने यहाँ बनाया है, ये ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है, तुमने, हाँ, मॉड हाँ, मैग्नीट्यूड, यानी तुमने मैथ्स में पढ़ा मॉड्यूलस। होगा, ठीक है ना, हाँ। और हाँ, मान लो कि इन वो दोनों के प्लस बीच, माइनस। हाँ 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 बिल्कुल, केवल मैग्नीट्यूड, और मान लो कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो कि आर है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर। तो कूलॉम साहब ने क्या कहा, ध्यान से सुने, उन्होंने कहा कि दोनों चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है ना, ये दोनों चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। मतलब बोथ द चार्जेस, both the charges exert force on each other। क्या कहा, both the charges exert force on each other। बोलो ठीक है। अब मान लो हमने क्या कहा, ध्यान से सुनना, कि ये चार्ज है 1 और ये है चार्ज 2, ठीक है ना। तो अब देखो क्या कह रहे हैं हम, कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। क्या कहा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। मान लो इसको हमने कहा F12। ऐसे ही फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, इसको मान लो हमने क्या कहा, F12, सॉरी F21। 2 1। हाँ, इसको हमने क्या कहा, F21, ठीक है ना। शशांक, आयुष, दोनों लोग जहां पे भी डाउट होगा तुरंत क्वेश्चन रेज करना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमने दो फोर्सेस की बात की है, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कूलॉम ने क्या कहा कि ये चार्ज 1 2 पे फोर्स लगाएगा, और ऐसे ही ये चार्ज 2 1 पे फोर्स लगाएगा। तो इसीलिए मैंने देखो दोनों को अलग अलग लिखा है। F12 क्या है, कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, और F21 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ठीक। तो अब पहला कंक्लूजन जो कूलॉम साहब ने कहा, क्या कहा, ये मान लो कि मैग्नीट्यूड है, हम मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा, पहली चीज कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ये इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई क्या, यस सर। बोलो ये बात समझ में आई क्या, क्लियर है। अब मान लो, हाँ, अब मान, जब दोनों ही फोर्स सेम है, तो मान लो कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एफ के बराबर है। बोलो ठीक, ये दोनों फोर्स बराबर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एफ के बराबर। तो अब हम बात करेंगे कि ये एफ की वैल्यू है कितनी, कि भाई ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। तब देखो सेकंड कंक्लूजन जो कहा, क्या कहा कूलॉम ने, कि ये जो फोर्स एफ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इक्वेशन 1। उन्होंने क्या कहा, कि जो दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स है
वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना, प्रोडक्ट के बराबर, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। और तीसरा कंक्लूजन क्या कहा कि जो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर, तो आर स्क्वायर, लेकिन ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ देखें तो एफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सॉरी प्रोपोर्शनल, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैथ्स में ये प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं। तो हम क्या लिख देंगे कि F इज इक्वल टू, ठीक है ना, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला बना, किसके लिए, कूलॉम साहब ने बनाया। किसके लिए बनाया है, कि दो चार्जेस एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला आया है, ठीक है ना, यही फॉर्मूला तुम, अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, तो भी यही बोलोगे। और सेम फॉर्मूला तुम बोलोगे कि व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, सेम यही फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हमने मान लिया वो एफ के बराबर। और ये बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या। यस सर। हाँ, तो चलो नेक्स्ट। अब देखो जो कूलॉम ने इक्वेशन बनाया वो तो सिंपल बना दिया कि भाई एफ इज इक्वल टू के इन दोनों Q1, फोर्स का डायरेक्शन, क्या चीज, दोनों फोर्स का डायरेक्शन हाँ देखो अभी हमने, हाँ हाँ अपोजिट अभी, होता है। हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, अभी देखो हम इसीलिए बार बार क्या बोल रहे हैं, देखो पीछे यहाँ पे देखो इसको, इसीलिए मैंने क्या कहा कि अभी हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ भी मैंने, बल्कि तुमको और थोड़ा सा मैं बता दूं तो ये ऐसे लिख दो तुम, ठीक है ना। अभी हम कोई डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे जा रहे हैं, ठीक है। खैर, अगर मैं कहीं ये मॉड ना भी लगाऊं तो समझ लो कि अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का ये फॉर्मूला आ गया। अब बात आती है कि भाई ये जो कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि जब तक ये देखो Q1 का वैल्यू मैग्नीट्यूड पता है, Q2 का वैल्यू पता कर सकते हैं, R की वैल्यू पता कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये k की वैल्यू पता ना हो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फिर कूलॉम ने प्रैक्टिकली पता किया कि k इज इक्वल टू, ये प्रैक्टिकली पता किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक है ना, k की वैल्यू है, वेयर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, या इसी को हम वैक्यूम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारी प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं, कोई मैथमेटिकली नहीं पता किया गया, ठीक। तो अब सोचो k की वैल्यू किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो 4 न्यूमेरिक वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू 3.14 लिख सकते हो तुम, और एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो पता की गई, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻12 होती है, ठीक। हाँ, ये सारी वैल्यूज तुम्हें बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है ना, -12। तो अब सोचो अगर k की वैल्यू पता करनी हो कि भाई k की वैल्यू कितनी है, तो हम इसमें वैल्यू रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 3.14, देखो पाई की वैल्यू इंटू, और अब हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, बोलो ठीक है।
तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो ये वैल्यू जो तुम्हारी आती है, देखो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, ठीक है ना, बट फिर भी मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, 8.89 इंटू 10⁹ आता है, ठीक है ना। इसको तुम खुद से भी सॉल्व करो तो देखो अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, 8.89 इंटू 10⁹ ठीक। अच्छा एक चीज और देखो, लेकिन सर मैंने, बुक में तो हाँ हाँ सर बोलो। बुक में तो 9 इंटू 10⁹ हाँ लिखा हाँ, है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, देखो जैसे जब तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा तो जी की वैल्यू कितनी होती है, याद है क्या? जी की वैल्यू अगर तुमने देखी हो, 9.8। हाँ 9.8 भी नहीं होती, बेसिकली 9.79 होती है अगर तुम कैलकुलेट करो। ग्रेविटेशन वगैरह में पढ़ा होगा, जी की वैल्यू कैलकुलेट की होगी तो 9.79 समथिंग समथिंग आता है, जिसको कि हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कितना, 9.8। 9। हाँ, लेकिन जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है, फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो उसको इजी बनाने के लिए हम इसी जी को लिख देते हैं 10। ये याद रखने, ये तुम्हें पता भी होगा या याद रख सकते हो, बोलो ठीक। तो ऐसे ही जो k है, इसकी जो वैल्यू आती है वो एक्चुअल में 8.89 इंटू 10⁹ ध्यान देना, अभी तक मैंने यूनिट नहीं बात की है, चाहे एप्सिलॉन नॉट की चाहे k की, यूनिट की बात नहीं की है। तो हम इसको फिर से वही चीज कि फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है ना, हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मानते हैं, अप्रोक्स वैल्यू ऑफ के, अप्रोक्स वैल्यू ऑफ के क्या मानते हैं, देखो ये सिंबल अप्रोक्सीमेट का होता है, ठीक है ना, इक्वल देखो ऐसा बनता है, और ये अप्रोक्स वैल्यू का, ठीक है। तब इसको हम बोल देते हैं, देखो 8.89, तो इसको चाहो तो 8.9 लिखो, और उसको भी हम क्या लिख देते हैं, 9 इंटू 10⁹ ये बात समझ में आई? तो रिमेंबर कि k की एक्चुअल वैल्यू 9 इंटू 10⁹ ना होके क्या है, 8.89 इंटू 10⁹ है। बोलो क्लैरिटी हुई क्या? यस सर। ठीक है शशांक, शशांक ऑनलाइन हो? चलो खैर, आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो चलो, ये तो रहा, हमने बात कर ली कि k की वैल्यू क्या है या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है। हालांकि अभी एप्सिलॉन नॉट पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, थोड़ा भी और आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इसके पहले हम बात करते हैं अब जरा यूनिट की। अगर मान लो तुमसे पूछा जाए, क्या यूनिट ऑफ के, बताओ क्या होगा यूनिट ऑफ के। तो चलो देखें भाई, यूनिट ऑफ के, तो यहां से अगर हम देखें तो के को क्या लिख सकते हैं, देखो k इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ध्यान से देखो। तो अब अगर यूनिट की बात की जाए तो ये f क्या चीज है भाई, देखो तुम्हारा, ध्यान से देखो f की वैल्यू न्यूटन। की, हाँ न्यूटन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिख देंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन Q1 Q2, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कूलॉम का स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो एक यूनिट तो इसकी ऐसे लिखी जा सकती है, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर, या इसको ऐसे हम चाहें तो न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, कहाँ गया, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
सेकंड स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? ध्यान से देखें सभी, नो सर। क्लियर है? सिंपल है, ये यूनिट डायमेंशन की तरह से है और कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ये तुमसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? तो अब देखो कैसे करोगे भाई। देखो एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई के। अरे के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई के। तो अब क्या ये यूनिट आप निकाल सकते हो? बोलो, निकाल लोगे? मैं डायरेक्ट लिख और दे रहा उसको हूँ। मतलब हाँ कन्वर्ट कर देंगे इधर। हाँ, निकाल, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा। कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो ठीक, ठीक है क्या? यस सर। ठीक है ना? अच्छा, अब ये तुम्हारे लिए एज अ होमवर्क मैं दे रहा हूं। होमवर्क बहुत ही सिंपल, क्या? टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ के एंड एप्सिलॉन नॉट। बोलो पता कर लोगे क्या भाई? यूनिट डायमेंशन पता कर सकते हैं आप, ठीक है? यूनिट पे मैंने डिस्कस कर लिया थोड़ा सा, डायमेंशन आपको मैं बोल रहा हूं घर से करने के लिए, क्लियर है? तो ये चीज आप अपने घर पे प्रैक्टिस करना। खैर, तो यानी अब अगर हम एग्जैक्ट फॉर्मूला देखें, ठीक है ना, तो क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between two charges is given as क्या? देखें, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर हम K की वैल्यू रखें तो ध्यान से देखो, K की एग्जैक्ट वैल्यू अभी पहले मैं रखता हूं, ठीक है ना? तो K की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई है, 8.89, ठीक है ना? 8.89 इंटू 10⁹9, ये तो K हो गया। और उसके बाद Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जैसा कि मैंने कहा कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इस K को क्या कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट रख देते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसे क्या बोल देंगे, 9 इंटू 10⁹9 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला। ये पूरा का पूरा क्या हो गया तुम्हारा, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला, जो कि तुम्हें क्या देगा कि दो चार्जेस अगर Q1 Q2 हैं और दोनों के बीच की दूरी R, तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है? चलो देखो, अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात क्या क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसे कह लो, पॉइंट टू बी नोटेड। अब क्या है पॉइंट टू बी नोटेड? देखो पहला पॉइंट, फोर्स। देखो इस एबव इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जो पूरा लिखा है मैंने, F Q1 Q2 and R is the magnitude, ठीक है ना? ध्यान देना कि फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना? दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें भी कोई ना कोई डायरेक्शन आएगी, रिलेटिव डायरेक्शन। लेकिन हम अभी कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सारी की सारी चीजें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना? दूसरा और क्या लिख सकते हैं कि above formula does not provides the direction,
does not provides the direction of force। तो ये ध्यान देने वाली बात, ठीक है ना, कि अभी तक हमने जितनी भी बातें करी हैं वो सबका सब क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, इज द मैग्नीट्यूड, या यहाँ पे मैं एक और वर्ड यूज कर ले रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है भाई किसी को? आयुष, नो सर। शशांक, सर स्क्रीन आपका नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ नेटवर्क ठीक है? सर, नेटवर्क तो प्रॉब्लम है। हाँ तो इसी वजह से हो रहा है। आयुष, तुम्हें तो दिख रही है स्क्रीन? बार बार अपने आप एक्सिट हो रहा है। तो शशांक एक बार रीज्वाइन करो, लेफ्ट करो और रीज्वाइन करो, देखो, या कहीं थोड़ा ना ओपन एरिया में बैठो सो दैट कि सिग्नल वगैरह थोड़ा ठीक रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने ये फॉर्मूले की बात कर ली भाई, ठीक है। चलो अब इसमें तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो, कि सेम पोलैरिटी चार्जेस, सेम पोलैरिटी चार्जेस repel each other while different polarity charges attract each other। attract each other, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, कि द फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस act along the line joining the two charges। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखें, कि अगर ये एक पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज है, और दोनों एक किसी लाइन के थ्रू ऐसे इमेजिन करो कि ऐसे है, ठीक है ना, तो ये मान लो कि इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2, ठीक है ना, इसको हमने कहा चार्ज 1 और इसको हमने कहा चार्ज 2, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि Q1 और Q2 दोनों की पोलैरिटी क्या है, सेम, तो ये Q1 Q2 एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। अगर Q1 Q2 की पोलैरिटी डिफरेंट है तो ये Q1 Q2 एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। लेकिन जो भी हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, वो फोर्स इसी जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ बनाई है, इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो फोर्स क्या होगा, इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट एक और, हाँ नेक्स्ट एक और पॉइंट है, ध्यान से देखें। जैसे मैं पूछूं कि F12, ये मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक। और ऐसे ही मैंने और ऐसे F21 को क्या बताया था, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। बोलो ठीक। अच्छा, हाँ, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है,
सोच के बताओ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। याद है अभी पीछे डिस्कस किया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। यस सर। हाँ, लेकिन जरा थोड़ा दोनों के अब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो चलो डायरेक्शन के लिए मान लो कि Q1 और Q2 सेम पोलैरिटी है, मान लेते हैं। जरा इनके डायरेक्शन की बात करते हैं तो एक रिलेशन आएगा। Q1 और Q2 दोनों की पोलैरिटी हमने क्या मान ली? सेम। तो जरा सोचो कि Q1 और Q2 की पोलैरिटी सेम है, तो बताओ Q1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q2 किधर की तरफ है? Q1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q2 किधर की तरफ है? भाई रिपेल होना है, क्योंकि हमने क्या कहा है? सेम पोलैरिटी। तो क्या Q1 पे फोर्स इधर लगेगा क्या? सोचो, इधर लगेगा? क्वेश्चन एक बार। मैंने ये पूछा है कि अगर Q1 और Q2 दोनों की पोलैरिटी सेम हो तो Q1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q2 उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, तो देखो Q1 Q2 की पोलैरिटी सेम है, तो जब सेम पोलैरिटी है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब Q2 Q1 को अपने से दूर भेजेगा। तो देखो दूर करने के लिए फोर्स इधर लगा दिया मैंने एरो, देखो, यानी ये इसको हम कह सकते हैं F12। ऐसे ही देखो, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो देखो उसका डायरेक्शन इधर आएगा या नहीं आएगा? अरे क्यों? क्योंकि पोलैरिटी सेम है, तो Q2 को Q1 क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो दूर भेजेगा, यानी ये क्या हो गया? F21। पहले ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। यस सर। तो ये किस सिनेरियो में है? ये किस सिनेरियो में है? व्हेन सेम पोलैरिटी। बोलो है कि नहीं है? व्हेन सेम पोलैरिटी, पहला। ठीक है ना? ऐसा ही जरा दूसरा देखते हैं। जरा दूसरा देखो, ठीक है ना? मान लो हम दूसरे में बात करते हैं, क्या? व्हेन डिफरेंट पोलैरिटी। व्हेन डिफरेंट पोलैरिटी। तो अब सोचो डिफरेंट पोलैरिटी में क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब चलो बताओ, Q1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q2, अरे इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा? यस सर। F12 इधर ही होगा या नहीं होगा? सोच के बताओ। अरे बिल्कुल होगा भाई, Q2 Q1 को अपनी तरफ डिफरेंट खींचेगा है भाई। तो अट्रैक्ट करेगा। हाँ, Yes, और ऐसे ही Q2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q1 इधर की तरफ होगा, F21। बोलो ठीक है क्या? तो अब यस हाँ, सर। तो देखो हमने दोनों केसेस डिस्कस कर लिए, व्हेन सेम पोलैरिटी, व्हेन डिफरेंट पोलैरिटी। फोर्स ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस केस में ज्यादा होगी ना, क्योंकि रेडियस कम हो जाएगा अट्रैक्ट करने से। नहीं नहीं, अरे दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन बोथ केसेस, इन both cases is same। भाई एक बात बताओ, क्या पोलैरिटी चेंज होने पर हमने ये बोला क्या कि Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड चेंज हो? नहीं। या क्या पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं या पोलैरिटी सेम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो तो हमने चेंज नहीं किया, R। यानी हम ना तो Q1 का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, ना Q2 का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, और ना ही Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस R चेंज कर रहे हैं। हमने तो यहाँ पे सिर्फ ये बात की है क्या, कि सेम पोलैरिटी है या डिफरेंट पोलैरिटी है। ठीक है ना? तो पोलैरिटी का मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सेम पोलैरिटी पे देखो ये फोर्स लग रहा है, और डिफरेंट पोलैरिटी पे ये रेड वाला फोर्स लग रहा है। ये मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि सर एक हाँ, क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बोलो बोलो। हेलो सर, ये जो आपका मतलब ये जो दो मासेस है हमारे, मास क्या नहीं चार्ज है, मास ये नहीं चार्ज। Q1 आज Q2 आज चार्ज, ये चार्ज, इस चार्ज कुछ तो मास होगा ना? हाँ, क्या चीज? इस चार्ज का जैसे सर लेट कर दीजिए, इस ये जो पोलैरिटी है हमारी दोनों, ये लेट कर दीजिए, ये Q1 Q2 जो है हाँ हाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों निगेटिव चार्ज है, ठीक है? हाँ ठीक। हेलो।
हेलो, शशांक, शशांक, चलो वेट करते हैं शशांक का। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमें दोनों केसेस में दिख रहा है कि जो फोर्सेस है उनका डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर है। देखो, चाहे इस वाले में भी देखो, F12 लग रहा है टूवर्ड्स राइट, और F21 लग रहा है टूवर्ड्स वन लेफ्ट। लगा टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है ना। और ऐसे ही अगर तुम देखो तो जो F12 है वो लग रहा है राइट में, ये देखो। और जो F21 है, सॉरी, F12 लग रहा है लेफ्ट में, और ये जो लग F, रहा है। हाँ, और ये जो F21 है वो लग रहा है राइट में। तो हम एक देखो यहाँ पे वेक्टर, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो मैं इसे क्या लिख रहा हूं भाई, देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन बोथ केसेस सेम, बट डायरेक्शन अलग है। तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन अलग दिखाने के लिए हम क्या माइनस यूज करते हैं। ये वेक्टर का नॉलेज है, याद करो। ये समझ में आया कि नहीं आया क्या लिखा है मैंने। ऐसे दो वेक्टर क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन डिफरेंट होता है, उन्हें हम इस तरह से लिखते हैं। याद है कुछ? ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर है। ये क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। बोलो, क्या ये सारे 5 के 5 पॉइंट समझ में आया या नहीं है कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड? पहला क्या है, ध्यान से देखो। एफ, Q1, Q2, R, ये सब अभी हमने क्या यूज किए हैं? स्केलर। वेक्टर आगे यूज करेंगे जब हम कूलॉम लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक। फिर ऐसे ही अबव फॉर्मूला डज नॉट प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रीजन कि भाई जब हमने फर्स्ट में ऑलरेडी बोल दिया कि सब स्केलर है तो वेक्टर क्वांटिटी मिल नहीं सकती। थर्ड, ये एक्सपीरियंस की बात है, प्रैक्टिकली पता किया गया। फोर्थ, ये हमने डिस्कस किया, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बेसिस पे हमने सिक्स्थ पॉइंट लिखा। बोलो, बात समझ में आई क्या इतनी? यस सर। हाँ। अब हम फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे, ध्यान से देखो। फाइनल कंक्लूजन। शशांक, अगर आपका नेटवर्क ठीक हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। फाइनल कंक्लूजन। तो देखो, फाइनल कंक्लूजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं तुमसे जो पूछ रहा हूं वो बताना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? देयर इज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। याद है क्या? तो अब मैं अगर तुमसे, हाँ, तो अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्या कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है वो एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर है कि नहीं है? ध्यान से सुनो मैं जो पूछ रहा हूं कि कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है वो एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर है या नहीं है? ध्यान से देखो, फिर से एक बार बोलिए। ध्यान से सुन लो। मैंने क्या पूछा कि कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये जो मैंने 5-6 पॉइंट्स डिस्कस किए तुमसे, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग अब तुम्हें ये बताना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है वो एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स है कि नहीं, ये बताना है तुम्हें। यस सर, है। है। क्यों है? ध्यान से सुनो, देखो मैं लिख भी रहा हूं क्या। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges, between two charges act as action reaction force pair, act as action reaction force pair। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे यानी कि
क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड। कैसे? जरा ध्यान से समझो। न्यूटन्स थर्ड लॉ यानी एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर, ये होने के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूं। पहला क्या जरूरी होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस must be same, must be same। दूसरा क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस मस्ट बी अपोजिट। ये याद आ रहा है, न्यूटन्स लॉ में पढ़ा होगा। यस सर। और थर्ड होता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस must act on different objects and should act along the common line। तो ध्यान से देखें, अगर ये तीन कहीं भी वैलिड हैं, ठीक है ना, कोई भी पेयर ऑफ फोर्स है और अगर ये तीन स्टेटमेंट कहीं भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर। एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर कहलाता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर कहलाता है। या हम कहें कि न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड। तो अब सोचो कि हमने बोल तो दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड है या वो एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स है। कैसे? पहला देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स मस्ट बी सेम, ठीक है ना। तो चार्ज 1 ने 2 पे जो फोर्स लगाया और 2 ने 1 पे जो फोर्स लगाया, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है? भाई देखो, F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गया। फिर दूसरा देखो, डायरेक्शन ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स मस्ट बी अपोजिट। क्या यहाँ पे इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है? देखो, दोनों रेड वाले उनका डायरेक्शन अपोजिट, या दोनों ब्लू वाले इनका भी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ठीक है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखो कि एक्शन रिएक्शन फोर्स मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो देखो, F12 एक्ट कर रहा है Q1 पे, एक ऑब्जेक्ट, और F21 एक्ट कर रहा है Q2 पे, जो कि दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो क्या ये दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रहे हैं। एंड शुड एक्ट अलोंग द कॉमन लाइन। तो देखो जरा पॉइंट 5 पढ़ो कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया। तो देखो, चाहे ये रेड वाले फोर्सेस देखो, ये भी एक लाइन के अलोंग वर्क कर रहे हैं, या ये ब्लू वाले देखो तो ये भी एक लाइन के अलोंग वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर है, मतलब सॉरी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर है। या हम कहें कि वहां पे न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो वैलिड होता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक? यस सर। किसी को डाउट? शशांक, आपको आवाज आ रही है? वो तो है ही नहीं इसमें। चलो खैर, यहाँ पर कोई डाउट हो तो बोलो अभी। आयुष, ठीक है ना? चलो, अब छोटा सा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखते हैं।
चलो देखो, जैसे मान लो हमने कहा कि ये एक चार्ज, ये एक दूसरा चार्ज, ठीक है ना। इसको मान लो हमने कहा Q1, इसको मान लो हमने कहा Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। मान लो हमने कहा 1.5 मीटर है, और क्या बोल दिया गया कि Q1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलॉम और Q2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलॉम। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या पूछा गया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड of force acting between the two charges। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, बस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, देखो, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹। याद रखना कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए है, अदरवाइज क्या वैल्यू होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁹। हाँ, इंटू Q1, तो Q1 की वैल्यू कितनी है। अब ध्यान से देखो, माइक्रो कूलॉम में दिया है, तो SI यूनिट में रखेंगे तो कूलॉम करना है हमें, ठीक है। तो 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, ठीक है ना, 1.5 इंटू 1.5। बोलो क्लियर है क्या। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, देखो सॉल्व कर भी देते हैं। ये 1.5 से ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बोलो ठीक। और ये 15 है, ठीक है ना, तो ये अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बोलो ठीक। तो ये आंसर कितना आ गया, तो देखो 6 6 12, और ये हो जाएगा तुम्हारा 10, यानी कि 6 इंटू 6 into 10⁻⁻²। हाँ -2 न्यूटन, ये फोर्स आ गया। न्यूटन। हाँ, बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या। बहुत ही सिंपल। अच्छा, अगर मान लो मैं पूछूं ऐसे ही तुमसे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, बता सकते हो क्या, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। सर अपोजिट। नहीं, अपो जैसे मान लो मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, बता लगे। सर अपोजिट होगा ना। नहीं 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 नहीं, मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि Q1 पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि Q1 पे लगने वाला फोर्स अगर मैं बात करूं तो इसी लाइन के अलोंग होगा। हाँ ये Q1 पे लगने वाला फोर्स इसी लाइन के अलोंग होगा, या मैं ये कहूं कि Q2 पर भी लगने वाला फोर्स इसी लाइन के अलोंग होगा। बट ये है कि Q1 पे लगने वाला फोर्स लेफ्ट में है या राइट में है, मैं ये पूछ रहा हूं। ऐसे ही Q2 पे लगने वाला फोर्स लेफ्ट में या राइट में, ये नहीं पता। ये नहीं। सिंपल सी बात है कि हम ये बात नहीं बता सकते हैं। वी कैनॉट कंक्लूड because we don't know the polarity. We do not know the polarity of charges. बोलो ठीक है क्या, because we do not know the polarity of charges। क्लियर है। हाँ, अच्छा, अब मान लो इसी में मैं ये बोलूं कि सपोज Q1 is negatively charged and Q2 is positively charged, ठीक है। तो तुमसे ये पूछा जाए, देखो
F12 बताओ और F21। अब देखो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, एक बात तो तुम्हें पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम। तो मैग्नीट्यूड तो लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻²N और इसका मैग्नीट्यूड 6 इंटू 10⁻²N। ठीक है। अब खुद से सोचो कि भाई F12 इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, किधर दिखाएं, फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू टू किधर की तरफ दिखाएं, लेफ्ट या राइट? राइट। राइट, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है तो अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि ये इधर हो गया F12। ऐसे ही अगर मैं F21 पूछूं तो उसका डायरेक्शन, लेफ्ट। हाँ लेफ्ट, ऐसे F21। अरे क्लियर है क्या? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिख देंगे टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, और इसे बोल देंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। बोलो ठीक है, यस सर। कोई डाउट? हाँ। और ऐसे ही मान लो अगर दोनों की पोलैरिटी सेम होती, मैं ये कह दूं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो बताओ F12 और F21 क्या हो जाता अगर दोनों की पोलैरिटी सेम कर देते तो? तो सर जो Q1 होता है वो लेफ्ट में जो होता है, F12 हाँ जो होता है वो लेफ्ट की तरफ टुवर्ड्स होता है, हाँ, और F21 राइट, राइट क्योंकि की रिपेल तरफ। करता है। हाँ, क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई तुम्हें? चलो अब आगे देखते हैं कुछ और। अब देखो ध्यान से देखो, तुमने वेक्टर अच्छा एक चीज देखो मैं बता दूं, अब जो इलेक्ट्रोस्टैट्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें प्योर मैकेनिक्स चलने वाला है, वेक्टर और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट, मतलब पूरे मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट। तुमको ये लगेगा ही नहीं कि तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो, तुम्हें जब अब आगे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तो तुम्हें ये लगेगा कि हम प्योरली मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि वेक्टर का नॉलेज होना बहुत मस्ट है, मतलब अच्छी नॉलेज, ठीक है ना। अब धीरे धीरे हम उधर की तरफ पढ़ रहे हैं। खैर, तुमने वेक्टर में एक चीज पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ, या छोड़ो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अभी नहीं देखते हैं, पहले कुछ और तुमसे क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, बड़ा ही सिंपल सा, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने कहा ये एक स्क्वायर, हमने कहा ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। ये है स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर। ये क्या चीज है, स्क्वायर ऑफ साइड कितना है, √2 मीटर है, ठीक है। इसके कॉर्नर्स पे पॉइंट चार्जेस रख दिए, इसके कॉर्नर्स पे क्या कर दिए, पॉइंट चार्जेस रख दिए, ठीक है ना। मान लो ऐसे हमने कह दिया Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है ना। और मान लो ऐसे बोल दिया कि Q1, Q2, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, Q3 और Q4 सबका मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, सेम, और ये मान लो है तुम्हारा 2 कूलॉम या 2 माइक्रो कूलॉम, ठीक है ना। एंड ऑल द चार्जेस हैव सेम पोलैरिटी, हैव सेम पोलैरिटी, ऑल द चार्जेस हैव सेम पोलैरिटी, ठीक है ना। तो तुम्हें बताना है कि फाइंड
the force experienced by Q1 due to all the other charges। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हें क्या बताना है कि Q1 पे लगने वाला फोर्स, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1, कि ये जो चार्ज Q1 है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। क्लियर है क्या? हाँ, अब चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर। वेक्टर। अच्छा, मान लो कि मैंने कहा कि Q1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q2, ठीक है ना, 1 न्यूटन है। Q1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q3 2 न्यूटन है, और Q1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q4 3 न्यूटन है। तो बताओ Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स कितना बोल देंगे हम? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? 6 न्यूटन। नहीं 6 न्यूटन। नहीं, बिल्कुल गलत। इसीलिए मैं पूछा कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर वेक्टर। क्वांटिटी। एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने ये कहा कि F12 मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 कितना बोला, 1 न्यूटन। फिर मैंने बोला कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3 2 न्यूटन, और फोर्स ऑन वन ड्यू टू 4 कितना, 3 न्यूटन। तो मैंने तुमसे पूछा कि एफ नेट और किस पर, ऑन वन। तो तुमने क्या, हाँ, तो तुमने क्या किया कि सीधे तीनों को ऐड कर दिया और आंसर बोल दिया 6 न्यूटन। अरे ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये तुमने किया क्या, सिंपल F12 प्लस F13 प्लस F14 और इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6 न्यूटन बोल दिया। ये कौन सा एडिशन है, स्केलर एडिशन। ये कौन सा एडिशन है, स्केलर एडिशन। स्केलर। हाँ, तो स्केलर एडिशन किस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज पे करते हैं हम? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि स्केलर होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसमें क्या, खाली मैग्नीट्यूड। हाँ, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो फोर्स है, ठीक है ना। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या हम उसे स्केलर एडिशन की तरह से यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। यानी हमें यहाँ पर क्या यूज करना, तो ये गलत क्यों है पहले समझ में आया? यस सर। हाँ, यहाँ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हम लिखेंगे कि हियर वी हैव टू यूज वेक्टर एडिशन या वेक्टर कॉन्सेप्ट टू ऐड द फोर्सेस। बोलो क्लियर है क्या? तो चलो अब क्या है ध्यान से देखते हैं। ये तो ऐसे तुम्हें बस डिस्कस किया था, इसीलिए मैंने कहा कि वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्योंकि अगर वेक्टर के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे तो अब क्लास में आगे क्या होने वाला है बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। चलो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे तुम्हें इन सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड दे दिया और ये भी कह दिया कि ऑल द चार्जेस हैव सेम पोलैरिटी। ठीक, चलो जरा ध्यान से देखो, Q1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q2 किधर होगा? इस Q1 पे लगने वाला फोर्स केवल Q2 के कारण बताओ किधर लगेगा, ऊपर या नीचे या लेफ्ट में या राइट में? सोच के बताओ। ऊपर पे। हाँ, क्यों ऊपर लग रहा है जरा बताओ। क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। हाँ, दोनों अरे सॉरी, सेम। सेम दोनों सेम पोलैरिटी। पोलैरिटी है तो रिपेल करेगा। यानी कि ये ऐसे, ये है F12। समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। ऐसे ही अब बताओ Q1 पे लगने वाला फोर्स Q3 के कारण किधर लगेगा, अप डाउन लेफ्ट राइट? लेफ्ट। लेफ्ट में लगेगा। तो लो भाई मैंने लेफ्ट में दिखा दिया। अब ऐसे ही बताओ Q1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q4 किधर लगेगा? ये डायगोनली लेफ्ट लगेगा।
डायगोनली नीचे लगेगा ऐसे, बोलो ऊपर ऐसा पे है। ना सर, ऊपर। अच्छा हाँ सॉरी, ऊपर जा रहा है ये बात समझ में आई क्या? तो देखो ये कौन सा है, F14, ठीक है, और ये है तुम्हारा F13। क्या ये फोर्सेस समझ में आए कि नहीं है? अब देखो ये तीनों फोर्स हैं और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालना होगा। याद है वेक्टर का रिजल्टेंट वगैरह कैसे निकालते थे कुछ? यस सर, P प्लस Q प्लस 2PQ कॉस थीटा। हाँ, तो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे ध्यान से। अगर मैं पूछूं कि F12 इज इक्वल टू F13 इज इक्वल टू F1, सॉरी चलो बताओ F12 की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन। हाँ, F12 का मैग्नीट्यूड कितना है? तो क्या कहेंगे, 9 इंटू 10⁹9 भाई K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K और Q1 Q2 कितना है, 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, देखो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, √2 इंटू √2, हाँ √2 इंटू √2। अपॉन R स्क्वायर, तो यानी कि √2 का होल स्क्वायर। बोलो ठीक है क्या, क्यों? अरे देखो ये दूरी कितनी है, √2, ये दूरी कितनी है, √2, जरा बताओ ये दूरी कितनी हो जाएगी ये? तो सर ये हो जाएगी अरे 2 रूट हो जाए, 2 2 2 हो √2 जाए। अंडर। हम्म, चलो एक मिनट। अरे 2 हाँ होगी ना, हाँ। समझ में आया? यस सर, वो 4 हो जाएगा तो रूट करेंगे तो 2 रूट आ करोगे जाएगा। तो 2, क्लियर है? 2 आ जाएगा। तो यस जरा सर। ध्यान से देखो, अगर तुम्हें बात समझ आए, देखो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, समझने की कोशिश करना। F13, ये समझ में आया कैसे लिख दिया? भाई देखो F12 के लिए दोनों चार्ज बराबर है, ये दोनों चार्ज बराबर है, ये दूरी √2, और ये दूरी √2, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। होगा ना। तो अब बताओ, यानी हम क्या लिख रहे हैं, F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F13 का मैग्नीट्यूड, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा 4, सॉरी 2 हो जाएगा, तो एक 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 9 2 जा 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन। -3 समझ में आया क्या? 1.8 इंटू 10⁻⁻4 हाँ जो भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही F14 ये कितना होगा भाई, तो F14 देखो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, 9 इंटू 10 टू तो 9 इंटू 10⁹9 इंटू, ठीक है ना, 2 टू द इंटू पावर माइनस -6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। 2 इंटू 2। तो ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो ये कितना आ जाएगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -3। हाँ तो 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अरे बोलो क्लियर है क्या? हाँ, तो अब देखो, यानी बेसिकली हुआ क्या कि ये एक पॉइंट और इस पॉइंट पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। क्या क्या देखो, एक फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है, कितना है, एक ये लेफ्ट में ये वाला फोर्स कितना था, वो 18 इंटू 10 टू 18 इंटू 10 टू द हाँ, पावर -3। तो ये है 18 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, एक इधर एक्ट कर रहा है, ये कितना है,
18 इंटू 10 टू द पावर -3, और एक इधर एक्ट कर रहा है, ये कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर, 9 into 10 यही तो है। तब तुम्हें इनका रिजल्टेंट ही तो बताना है। बोलो भाई, तुम्हें क्या करना है, इनका रिजल्टेंट बताना है। तो सबसे पहले देखो, तुम इसका और इसका रिजल्टेंट, समझ में आया किन दो की बात कर रहे हैं। देखो वेक्टर की नॉलेज है बस। तो देखो ये जो मैंने दो टिक किए हैं, अगर तुम ध्यान से देखो इनका रिजल्टेंट, तो तुम समझो इसी लाइन के अलोंग होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो देखो मैं क्या बना रहा हूं अब इसी चीज को, ये तो फोर्स ऑलरेडी एक्ट कर ही रहा था 9 इंटू 10 टू द पावर -3। इनका रिजल्टेंट, एक इसका और इसका रिजल्टेंट कितना होगा बता सकते हो क्या। 36 into 10 to the minus 18 रूट टू टाइम्स हो जाता है। समझ में आई बात। तुम, अरे तुम खुद निकाल के देखो ना भाई, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं है, 90 degree। 90 डिग्री है ना। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या आएगा, अंडर रूट 18 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर प्लस 18 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। अरे यही तो होगा, बोलो यार। तो कितना हो जाएगा, Yes sir। 18 रूट 2 इंटू 10 टू द Root पावर 2 into 10 -3। to the power -3। समझ में आया। तो यानी कि यही हाँ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी लाइन के अलोंग आ गया। ठीक है, और वो कितना है 18 रूट 2 इंटू 10 टू द Root 2 पावर। into 10 to the power -3। क्लियर। तो अब बताओ एफ नेट अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे। अरे अब तो देखो दोनों एक लाइन के अलोंग हैं कि नहीं है, तो सीधे सीधे जोड़ सकते हैं हम क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है। तो क्या लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर -3 10 to the power प्लस plus 18 18 इंटू 10 टू द पावर -3, root 2 सॉरी sir। हाँ 18 रूट 2, 18 root 2। 18 रूट 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है ना। चाहो तो यहाँ से 9 इंटू 10 टू द पावर -3 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 रूट 2। अरे यही बचेगा क्या, बोलो। सर यस सर। हाँ, इतना न्यूटन का फोर्स। ठीक। तो यानी कि अगर मैं यानी अगर मैं एक्चुअल फिगर की बात करूं, ये वाला फिगर, ठीक है ना। तो इस फिगर में देखो, अगर मैं फिर से बना दे रहा हूं, तो ये स्क्वायर था, ऐसे ही स्क्वायर था, यहाँ पे था Q1, यहाँ पे था Q2, यहाँ पे था Q3 और यहाँ पे था Q4। ठीक है। तो ये सारे चार्जेस रखे थे, सारे क्या थे, चार्जेस। तो Q1 पे जो नेट फोर्स आया वो ऐसे डायगोनल के लॉन्ग ही आया कि नहीं आया, ये ऐसे देखो एफ नेट। समझ में आई बात। और ये रहा इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे सॉल्व है, बोलो। क्लियर है। यस सर। हाँ, अब एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए। लिखो क्वेश्चन, लिखो। देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, there is an equilateral triangle there is an equilateral triangle। या रुको, मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ ही कर दे रहा हूँ, लिखने में टाइम क्या वेस्ट करना, सीधे सीधे। ठीक है ना। होमवर्क क्वेश्चन, देखो क्या है। ये एक ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर। ठीक है ना। यहाँ 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 चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ है
Q1 बराबर -2 माइक्रो कूलॉम, यहाँ पे है Q2 बराबर 2 माइक्रो कूलॉम, और यहाँ है Q3 बराबर -2 माइक्रो कूलॉम। क्लियर है क्या? तो तुम्हें बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1। अरे बोलो, क्लियर है क्या? तुम्हें क्या बताना है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1। क्लियर है? सर ठीक है, एक चीज इसमें पूछता था कि हाँ बोलो। पोलैरिटी क्या है, डिफरेंट है या सेम है? अरे मैंने लिखा है ना, देखो ये Q1 क्या है? निगेटिव, देखो। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, Q3 ठीक है, निगेटिव और Q2 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। पॉजिटिव। ठीक है ना? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं रहा अभी तक? नो सर। ठीक है, तो अब इसको अपना होमवर्क वगैरह करना, और कॉपी में सारी चीजें जरूर लिखो। अभी मैं फिर थोड़ी देर में भेज दूंगा, वो जैसे कल मैंने भेजा था, तो ये वाला भी अभी मैं भेज दूंगा ताकि तुम रिव्यू कर सको। या स्क्रीनशॉट लिया तुमने? सर मुझे सेकंड से लेकर इस पेज तक का स्क्रीनशॉट लेना है। चलो अभी मैं देखता हूँ, अगर ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है तो मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे दूंगा ताकि तुम रिवीजन कर लो। और बाकी जो मैं लेक्चर नोट्स भेजूंगा, एक भेजूंगा क्लास नोट्स, एक भेजूंगा लेक्चर नोट। तो क्लास नोट तो ये इसका पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजूंगा तुम्हारे रिवीजन के लिए। और जो लेक्चर नोट भेजूंगा उसको तुम कॉपी पे लिखना, और जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है इसमें से भी बाकायदे अपना एक अच्छा सा नोट्स जरूर बनाओ तुम। ठीक है ना? चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना। थैंक यू सर। ओके।